वालदा मेरी बीवी कुलसूम था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है, मुझे कहाँ इत्तला मिलती है? कैद खाने में। आज इमरान खान की मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो फर्क मैं मलूज़े खातर रखना चाहता हूँ जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूँ, ईंट का जवाब पत्थर से दूँ। मैं ऐसा नहीं करता। 2016 बार धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है। आपको तो पता है कि धरने कौन करवा रहा था? पता है या नहीं पता है? हमने धरनों के बावजूद आपके घरों में बिजली पहुंचा दी थी। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होगा। कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। गुर्बत में सहारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूँ किरण नाज। खुशामदीद, बखैर रागले, जी आया नू, पुली करी आया, वशक के शहबाज शरीफ, मरीम नवाज समेत पाकिस्तान भर से लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ को इन्हीं अंदाज में, अपने अपने अंदाज में वेलकम किया है। मुस्लिम लीग नून नाज़रीन इस बार मीनार पाकिस्तान पर बड़ा क्राउड जमा करने में कामयाब तो हुई है। वैसे नवाज शरीफ की तकरीर के अहम नुकात अगर देखे जाएँ तो नवाज शरीफ ने जलसे में इमरान खान समेत किसी सियासी मुखालिफ का नाम नहीं लिया है, यहाँ तक कि गैर सियासी लोगों के नाम नहीं लिए हैं, तनकीद भी नहीं की है जिनके बारे में उन्होंने एहतसाब का बयानिया बनाया था। पार्टी के अहम तरीन रहनुमा कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून इस बयानिए के साथ ही इलेक्शन में उतरेगी, इलेक्शन मुहिम चलाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के फ़ौरन वापस लंदन जाने का समर आज ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। लंदन में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के ऐलान के साथ ही क्या बयानिया दिया था और आज उन्होंने उस बयानिए पर यू टर्न कैसे लिया है, देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है, ये अपने ज़हन में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें। ये मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है? हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहाँ पे, कराची की ग्रीन लाइन से पूछो, मेट्रो बस से पूछो, शावर इस्लामाबाद मोटरवे से पूछो, चाकी के एटमी धमाकों से पूछो, रोटी की कीमत से पूछो, डॉलर के रेट से पूछो, गरीब के बिजली के बिलों से पूछो। मियाँ साहब ने भारत से ताल्लुकात बेहतर करने का इशारा भी दिया है। मियाँ साहब ने कहा है कि उनकी 40 साला सियासत का निचोड़ ये है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये बड़ी तब्दीली है। माजी में वो मुसलसल तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहने की बातें करते रहे हैं, सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार मियाँ साहब कह रहे हैं कि सबको साथ मिलकर चलना होगा, यानी वो मुरव्वजा निज़ाम के साथ चलने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के जलसे में आज जो रंग था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। नवाज शरीफ ने खुद दुआएं करवाईं, दुरूद पाक पढ़ने का सबक देते रहे। ख़वातीन के जलसों में रक्स के हवाले से भी मियाँ साहब ने बात की है। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूँ। तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। आप भी यही किया करो, पढ़ें खुशियों खुशू के साथ। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ पाकिस्तान की हालत में इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की हालत बदलेंगे कैसे, जब उनकी जो 16 माह की हुकूमत है वो ये काम नहीं कर सकी, वो हालात नहीं बदल सकी, बल्कि हालात पहले से ज़्यादा बुरे हो गए। क्या केसेस इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाएंगे और उनके लिए वजारत उज़्मा की राह हमवार हो जाएगी? वो इदारों के साथ माजी की तरह
सींग तो नहीं फंसाएंगे, खारजा पॉलिसी कैसे बदलेंगे, भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात, कश्मीर की खुद मुख्तारी वापस लिए बगैर कैसे मुमकिन होंगे। ये तमाम वो सवाल हैं जो ऑब्वियसली जज्बाती बातों से हटकर बहुत मुश्किल हैं लेकिन बहुत ही अहम हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में फिरदौस आशिक़ा ज्वाइन कर रही हैं, इसके साथ साथ फैसल करीम खुंडी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नईम हैदर पंजोता साहब ज्वाइन कर रहे हैं। और आप दोनों मेहमानों की मौजूदगी में, आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं नईम पंजोता साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हमने बड़े बड़े जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखे हैं। कैसा लगा सर आपको जलसा? पूरी दुनिया को पता है कैसा जलसा हुआ, कैसे लोग जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से वहाँ पर ऑफिसर जो हैं भावलपुर के, वो कह रहे हैं 30 गाड़ियाँ जो हैं हमने जो है लेकर जो है लाहौर जलसे में जानी है। और कभी बिरयानियों का लालच दिया गया, कभी ये कहा गया कि जन्नत के टिकट तकसीम किए जाएंगे, और कभी इतने बंदे लेकर आएँ और आपको होंडा 125 दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जलसा लोगों को, आज आपने सोशल मीडिया के ऊपर शायद नहीं देखा, हम तो बड़ा सारा दिन देखते रहें, लोग बेचारी औरतें रो रही हैं और कह रही हैं कि हमें 1,000 रुपए के ऊपर, किसी को 2,000 रुपए के ऊपर वो लेकर आए। देखें ये जो जलसा था ना, ये आप अगर लोगों को, गरीब वो बेचारे हैं, उनको आप पैसे देकर ले आएंगे, उठा कर लेंगे, और पूरी मशीनरी जो है वो पूरी असिस्टेंस करेगी। आपने देखा पूरा निगरान सेटअप इनको पूरा असिस्ट कर रहा है, CCPO वहाँ पर सलूट मार रहे हैं, जैसे कि वो बड़े जनाब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं या वज़ीर आला हैं, वो एक उनका स्टेटस इस वक्त भी जो है वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया, और ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं ना वो वज़ीर आला हैं। तो किस तरह से वो सलूट मार रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कौम देख रही है कि किस तरह से एक जो है डील हुई और किस तरीके से उनको लाया गया, उनको स्टेटस कैसे चेंज हो गया, जबकि अभी तक वो जेल के अंदर हैं, और जेल से स्टेटस कैसे बदल जाता है। वो आपने देखा कि बायोमेट्रिक वाला आज अमला नादरा का वहाँ पर जो है एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गया और उधर जाकर उन्होंने बायोमेट्रिक की। आपने देखा कि अटॉर्नी के ज़रिए कैसे बेल जो है वो दायर हो गई। हमें तो वो बेल, हम तो बेल वो दायर नहीं कर सकते, हम तो हाई कोर्ट में जाते हैं और आगे से इतराज़ लगता है कि इमरान खान खुद है। मैं आपके सामने जो है वो आपको व्हाट्सएप करता हूँ नोटिफिकेशन। 28 मई वाले हैं, आप लोग 9 मई वाले हैं, तो 28 मई वालों को प्रोटोकॉल मिल रहा है, 9 मई वालों के साथ वही हो रहा है जो अभी हमें नजर आ रहा है। देखिए 9 मई के हवाले से हमने बड़ा, मुझे इजाजत देना जरा, मैं बाकी पैनलिस्ट का भी कमेंट साथ साथ लूँ। फिरदौस साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जलसे पर कमेंट कीजिए, कैसा लगा आपको जलसा? समझते हैं आप कि PMLN मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद पहला बड़ा जलसा करने में कामयाब हुई है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक अच्छा पावर शो था, लेकिन इसके साथ जुड़े बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस और रीजंस हैं। और जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर मोबिलाइजेशन करके क्राउड को इकट्ठा किया गया और फिर डिफरेंट अदर इंसेंटिव दिए गए जो अंडर डिस्कशन भी थे, इस चीज से कतई नजर मैं ये देखती हूँ कि जलसे करना या जलसों के अंदर लोगों को ले आना ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट और चैलेंज नहीं है। असल ये है कि मियां साहब ने वहाँ पे जब उनकी आमद होती है और एयरपोर्ट पे जो बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल से जो आते हैं, तो फिर जिस अंदाज से एक सरकारी एहलकार कमिश्नर एंड CPO उनको वेलकम करते हैं, और ये सारी चीजें पब्लिक परसेप्शन में बहुत गलत हैं और पब्लिक उसको अच्छी नजर से नहीं देख रही। दूसरी, जब उनकी आमद हो जाती है, जलसागाह में पहुंच जाते हैं, तो जलसे के अंदर उनका जिस तरह से एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए एक कौमी बयानिया, कौमी दर्द, कौमी इश्यूज, उनके तदारक के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी, एक वे फॉरवर्ड, क्योंकि इस वक्त कौम को यकजा करने की जरूरत है। ये पोलराइजेशन जो हमारी हुई है, इसको खत्म करके, इंतशार को खत्म करके एक यकजहती से पाकिस्तान को आगे लेके चलने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने आज भी अपने दर्द से तकरीर का आगाज किया और अपनी काज जो थी, पर्सनल काज जो थी, उसको सुप्रीम रखा, नेशनल काज और पब्लिक काज पे। और पब्लिक के जो 16 मार्च इन्हीं के भाई के दिए हुए जख्म है, उन पर मरहम रखने की उन्होंने कोई स्ट्रेटजी, कोई ऐसा ऐलान या कोई ऐसा तरीकाकार
या वो जादू की छड़ी नहीं। फिरदौस आपा, जरा मुझे एक चीज कंफर्म कर दीजिएगा। कुछ विजुअल्स हमने देखे, गालिबन ऑन चौधरी भी वहां पर गए हुए थे उनको वेलकम करने के लिए, तो क्या वो पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं या पार्टी ने उनको हिदायत की है? देखिए, पार्टी की ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, ना पार्टी का कोई ऐसा लाएअमल था। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी और चेयरमैन साहब यकीनन इस हवाले से कोई लाएअमल इख्तियार करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई शख्स जाता है जी, और वो कोई ओहदेदार है, तो फिर उसकी इंडिविजुअल हैसियत नहीं रहती। फिरदौस साहिबा, आप ये कह रही हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर के मनाजिर हमने देखे हैं जहां हमें ऑन चौधरी साहब नजर आए हैं, उनसे जवाब तलबी होगी इस बात पर? पार्टी के सदर, पार्टी के सरबराह उनसे जवाब तलबी करेंगे? ये तो लीडरशिप ने फैसला करना है, लेकिन ये जब मेरे पास भी वीडियोस आई हैं तो मैंने पार्टी प्रेसिडेंट से इस पर सवाल किया है, तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट आवर पॉलिसी, ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं और इसको हम लीगली जो है वी विल हैंडल विद इन द पार्टी। बिल्कुल ठीक, आपने ये तो चले कंफर्म कर दिया कि वो पर्सनल कैपेसिटी में वहां पर थे, पार्टी की तरफ से उनको कोई हिदायत नहीं थी इस मामले में कि वो मियां साहब को वेलकम करने के लिए जाएं। फैसल करीम कुंडी साहब साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, ये पूरी पीडीएम ने मिलकर, मुझे याद है, ये मीनारे पाकिस्तान पर जलसा किया था। समझते हैं आप कि उस जलसे से तो आज का जलसा बड़ा था, उस जलसे से आज का जलसा कामयाब जलसा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा नजर आए। और फिर साथ साथ सर, ये जिस पे मेरे दोनों पैनलिस्ट जो बात कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल मियां साहब को दिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है सर उस प्रोटोकॉल को भी और आज के जलसे को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं मुख्तलिफ चीज़ों को देखूँ। देखें, जलसे बड़े छोटे होते रहते हैं। पीडीएम का जलसा था, वो इतना नहीं था बड़ा जितना आज था। 2-3 इसमें चीज़ें थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मियां साहब के से जो सफ़र है उससे आगे अगर आप शुरू करें। आज उन्होंने फिर, मैं समझता हूँ कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई जब स्टेट लॉन्च में उनसे फिंगरप्रिंट्स लिए गए। उनकी जो है वो बेल के कहें या जो भी कहें, और उनकी वहाँ पर जो है सारी कार्रवाई स्टेट लॉन्च में हुई, जो कि मैं समझता हूँ कि अदालत में होनी चाहिए थी। और मैं ये भी समझता हूँ कि वो शायद इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वो रावलपिंडी की जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी की जुरिस्डिक्शन में आता है, पंजाब की इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि देखें, आज उन्होंने जो स्पीच की, हम समझते थे कि वो एक स्पीच करेंगे और आज एक बयान देंगे। एक बयानिया उनका होता था जब हम इकट्ठे पीडीएम में होते थे कि मैं उन लोगों से हिसाब किताब करूँगा जिन लोगों ने जमहूरियत पे शब्द खून मारा या जीआईटी बनी या जो भी आपने बयान सुनोगे। आज उन्होंने बार बार ये कोशिश की बताने की कि मैंने सबको माफ़ कर दिया है, मैं आगे चलना चाहता हूँ। ये वो बार बार वो दोबारा उनको मैसेजिंग कर रहे थे कि मैं कुछ नहीं करूँगा। दूसरी बात है, देखें, आपने 2013 में भी शाम को एक स्पीच सुनी थी इलेक्शन के दिन, और कहा जाता कि मुझे मेजॉरिटी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आज एक जमहूरी जमात के प्रेसिडेंट, एक आइन की बात करने वाले जो है उनके जो सरबराह हैं, उन्हें आज इलेक्शन का जिक्र ही नहीं किया कि इस मुल्क में इलेक्शन होना है। लग तो ये रहा था कि ताजपोशी हो रही है, इलेक्शन का जिक्र नहीं हो रहा। वो तो ताजपोशी का कोई सिस्टम मुझे नज़र आ रहा था कि ये चीज़ हो रही है। दूसरी बात है कि हमने जो पीडीएम में रहकर और अपोजिशन में रहकर जो हमने लाडले का बयानिया लिया था, जो हमने कहा था कि डील के ज़रिए हम नहीं आएंगे, हम आवाम वोट को इज़्ज़त दो की बात हम करते थे कि वोट की इज़्ज़त के ज़रिए हम आएंगे, वोट की ताकत के ज़रिए आएंगे। फिर चंद दिन पहले, 2 दिन पहले आपने देखा कि उनके एक साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारी तो एक किस्म की डील हो चुकी है और हमारा तो मैच फिक्स हो चुका है। तो फिर अगर आप चौथी दफ़ा भी अगर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और फिक्स मैच के ज़रिए बनना चाहते हैं, फिर आपको बयानिया किधर गया, आपकी वो बातें किधर गई, आपकी वो चीज़ें किधर गई? तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें अगर आप देखें, आज इस मुल्क में हम इलेक्शन की आवाज़ पुकारे कि इलेक्शन होने चाहिए, फिर फौर होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने तो इलेक्शन का जिक्र ही नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि इस मुल्क में कोई हुकूमत, निगरान हुकूमत है और इलेक्शन होने चाहिए और ये चीज़ है वो चीज़। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आगे चीज़ें होंगी। लेकिन ये चीज़ें जो एक लाडले को दूसरा लाडले रिप्लेस करे, और ये जो लोग देख रहे हैं, और मैं इस दफ़ा भी ये भी कह दूँ, इस दफ़ा अगर कोई सिलेक्शन हुई, पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कभी भी कबूल नहीं करेगी। इस दफ़ा सिस्टम फिर तब्दील होगा, क्योंकि इस दफ़ा आपकी यूथ, फैसल साहब, ये लाडले वाली बात कर रहे हैं
और साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप लोगों की तरफ से ही की जा रही है। और आज जिस तरह के मंजर हमने देखे, जिसका हम तमाम ही अभी डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, कि वो जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिस तरह से उनको लाया गया है, तो जो इल्जामात आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अब वो आप लोगों को इस बात पर मजीद पुख्ता नहीं कर रहे, तकवीयत नहीं मिल रही है उन इल्जामात को? सर देखिए, पहली बात हमने ये की थी कि पंजाब में जो लगा रही थी, रजिस्ट्रेशन लग रही थी, इनके पार्टी के 200 कहने पे लग रही थी। आज पंजाब की इंतजामिया ने उनको गाड़ियां प्रोवाइड की, नान प्रोवाइड, कीमे वाले नान आपकी तरफ पंजाब में, आप पंजाब में ज़्यादा मशहूर हैं, या बिरयानी ज़्यादा मशहूर है, वो दी गई, सरकारी गाड़ी दी गई। क्या इलेक्शन कमीशन आज पाकिस्तान रेलवे से ये पूछेगी कि जो ट्रेन बुक की गई थी, हम भी ट्रेनें बुक करते हैं अपोजिशन में, और इसमें हमें तो कभी ट्रेन पे इजाज़त नहीं होती थी कि आप इतना रोहन करें और पेंटिंग करें, सारे डब्बों को आप भर दें अपने पार्टी की लीडर की तरफ। हम स्टिकर लगाते हैं, हम पेनाफ्लेक्स भी कपड़े का लगा लेते हैं, लेकिन पेंटिंग कभी नहीं हुई। इस किस्म की जो हमने देखी कि पेंटिंग हुई है, क्या निगरान हुकूमत हमारे वफाकी वजीर रेलवे या चीफ इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेंगे कि किस बुनियाद पर? ये पेंटिंग घंटों और मिनटों में नहीं होती, दिनों में होती है। किस बुनियाद के पर जो है, जो सिंध से जो ट्रेनें आ रही थी, तो उनके ऊपर जिस किस्म की मैंने मीडिया के जरिए देखा नक्शो निगारी की गई थी, तो वो मिनटों और घंटों वाली नहीं अच्छा। थी। तो बहुत सी चीजें हैं। आपने देखे ट्रेन जो आ रही थी गालिबन आपके चैनल पे और बाकी चैनल में देख रहे जो सिंध से, और मेरी नजर से नहीं गुजरी, मेरी नजर से नहीं गुजरी। आप उसको देखें। इसलिए मेरे लिए हैरानी की बात है कि अगर उसको बाकायदा पेंट किया गया है, अगर उसको बाकायदा तैयार किया गया है, तो ये मेरे लिए हैरानी की बात है। सर फैसल साहब, इसी बात को मैं जरा आगे, पहले फिरदौस आपा का जरा कमेंट ले लूं इस पर, फिर मैं नईम साहब आपकी तरफ आती हूँ। फिरदौस आपा जो कि अभी बात कर रहे हैं, फैसल साहब भी बात कर रहे हैं, क्या वजह है आज मियाँ साहब जो अपना बयानिया बनाते रहे, फिर ये बात होती रही कि जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो बाकायदा 5 लोगों का नाम लेकर उनके खिलाफ बयानिया बनाएंगे, मजामत की पॉलिसी लेकर चलेंगे, लेकिन आज तो वो अपने पूरे बयानिए से पीछे हट गए। आज तो उन्होंने सभी को माफ कर दिया। आज वो सियासी गैर सियासी किसी की भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? किरण देखें, यहाँ जहाँ तक ये बात है कि भाई मफामत और कन्फ्रंटेशन का जो मैच चल रहा था, उसमें वो कहते हैं कि मैं मुसालत और मफामत की सियासत करने आया हूँ पाकिस्तान में। ये तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करने के लिए और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने के लिए एक मुस्बत बात है। और आई होप कि अल्लाह करे कि वो इस पे कायम रहे, क्योंकि उनकी जो फितरत है, जो उनका माइंड सेट है, जो उनका अब तक का कंडक्ट रहा है, तो ये मफामत वाला काम हमें कम नजर आया। और तसादम वाली सूरत हाल, हम हमेशा टकराव और तसादम मियाँ साहब की पर्सनैलिटी का एक अहम जुज बन चुका है जी। अब जो बात आप कर रही थी कि नेशनल आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं या नेशनल कमोडिटीज जिसमें रेलवे आप बता रही थी जी, ये दुख की बात है कि हमारे सियासी जमातें या सियासी इख्तलाफात या बयानिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, वो आवाम के अदारे हैं, उनको ब्रांड और पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए जी। जिस तरह ट्रेनों के डब्बे जो हैं वो ब्रांड किए गए और उनको एक मखसूस जमात का छाप लगा के उनको रवाना किया गया, और ये परसेप्शन देने की कोशिश की गई कि शायद ये किसी सियासी जमात का कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ये इंडिकेट करती है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है। और जो अब तक अदलिया के रवैये से लेके ओवरऑल इंतजामिया के रोल और फिर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, इन सब को देखते हुए ये समझ आ रही है कि इलेक्शन हमारा जो आने वाला है उसके अंदर बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि कंट्रोवर्सीज आने वाली हैं, क्योंकि आज के इस जलसे के बाद ये चीज खुल के सामने आ गई है कि जो तराजू है उसका अदलिया का हो या ताकतवर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका वजन जो है वो किस पलड़े में है, और अल्टीमेटली वो पलड़ा जो है अवाम का बोझ जो है, दूसरी तरफ अवाम का बोझ है। और अवाम और अदारे आपस में अगर अपनी अपनी ताकत का अंदाजा और उसको जांचने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा। और इस वक्त मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, और
हम ये समझते हैं बहसीत जमात के जो बयानिया ये नून लीग ने इस पूरे प्रोसेस के अंदर दिया कि ये सब कुछ खराब हो गया, अब हम ठीक करेंगे। आपने 7 दफा पंजाब में हुकूमत की, 3 दफा वफाक में हुकूमत की, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा काज जो है वो आपने एड्रेस नहीं किया। अगर आप वाकई ये सब कुछ कर चुके होते, वो रिफॉर्म्स कर चुके होते, इस कौम को उस गले सड़े निजाम से निजात दिला चुके होते, आज बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तो आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती कौम की ये हालत ना होती। और फिरदौस आपको जो 2013 से 17 तक की बात करते हैं उसमें भी कोई मुस्लिम लीग नून ने दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई। टर्न आपकी है सर, लेकिन मैं आपसे एक्सक्यूज करूंगी, फैसल करीम कुंडली साहब ने कहीं जाना है, बस मैं उनसे सवाल करूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। आप तो स्टूडियो में साथ ही मौजूद है। फैसल साहब मुझे ये फरमाएं, ये जो मियाँ साहब ने बात की कि जो 40 साल की सियासत का निचोड़ है उनका कि तमाम इदारे मिलकर के चलें, आज से पहले तक मियाँ साहब ही थे जो कहा करते थे कि तमाम लोगों को अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि सबको मिलकर चलना चाहिए, सियासी गैर सियासी तमाम लोग मिलकर चलें। तो सर ये दिल किसने बदल दिया मियाँ साहब का? अल्लाह ने? देखिए, अचानक मियाँ साहब की जो है वो स्पीच में बड़ी तब्दीली और बयान में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। जो मियाँ साहब, जब आपको याद होगा हमारा PDM का जब गुजरावाला में जलसा था और मियाँ साहब ने जो जिस तरीके से उन्होंने स्पीच की थी और उन्होंने बाकायदा जनरल फैज़ और बाजवा साहब का नाम लिया और बाकी JIT का नाम लिया और उसके बाद बार बार उसको दोहराते थे, फिर उनकी स्पीच पर पाबंदी लगी। अब रिसेंटली भी उन्होंने कहा कि मैं आकर जो है ये चीज़ करूँगा, लेकिन आज वो बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि नहीं हम इकट्ठे चलेंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ जो है वो हजम कर लिया है और ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस दफ़ा अगर सिलेक्शन हुई, इस दफ़ा बड़ी तादाद में पाकिस्तान की यूथ वोटर है। अगर उनके वोट पे इस दफ़ा डाका डाला तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ कभी भी खामोश नहीं बैठेगी, फिर इस मुल्क में एक अनारकी फैलेगी। इस वक्त जो है वो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं है। आप इलेक्शन करें, इलेक्शन में अगर आपको देखें आपने जलसा कहा तो भर दिया है, लेकिन बक्से आपके लिए कौन भरेगा? अगर आपको इतना यकीन है कि आप इलेक्शन जीत सकते हैं तो फिर आज आप इलेक्शन का नारा लगाते कि इलेक्शन कराओ। आपको पता है कि मैं इलेक्शन में मेरे जो है वो डब्बे नहीं भरे जा सकते, मुझे वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए आज आपने जो है वो इलेक्शन का नाम ही नहीं लिया, आपने इलेक्शन का जिक्र ही नहीं किया। आप ये नहीं समझा कि यहाँ पे कोई निगरान हुकूमत है या जो भी है। देखें ये चीजें जो आज हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रिसीव किया। फैसल साहब ये जलसा गाह भरना चले ठीक है, वो आपने जन्नत के टिकट की ऑफर की या मोटर बाइक्स की ऑफर की या कीमे वाले नान की ऑफर की, लेकिन उसके बाद जो आप बॉक्स भरने की बात कर रहे हैं, जो आप वोट्स की बात कर रहे हैं, तो कल ही जब हम गए मुख्तलिफ हलकों में NA 120 से लेकर ऑनवर्ड्स 130 तक जो हमने विजिट किया हल्के में मुस्लिम लीग नून के जो गढ़ कहलाए जाते हैं, वहां पर जब लोगों से बात की तो लोगों का मूड बड़ा डिफरेंट है। जो 16-17 महीने पहले मूड था उससे बड़ा डिफरेंट है। वो जलसे में जाने के लिए तो तैयार थे लेकिन वोट के लिए वो सोच रहे थे। और सर ये सिर्फ ये बार सिर्फ PMLN के लिए नहीं है, क्योंकि वो जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें आपका भी किरदार है, तो आपके ऊपर भी ये बार आएगा। तो आप समझते हैं कि ये डब्बे भरना इतना आसान होगा आपके लिए भी, PMLN के लिए भी, और वो दीगर जमातें जो तमाम की तमाम उस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थी उनके लिए? देखें, इत्तेहादी हुकूमत में जो हिस्सा थी उसमें वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज भी डिमांड करती है कि इलेक्शन होने चाहिए। अगर हम अवाम की अदालत से डरते तो हम कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हम तो आज कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। हम अवाम की अदालत में जाने को तैयार हैं, हम अपना जो है अमालनामा जो भी हम ले जाने को तैयार हैं। हम तो कभी भी नहीं डरते, हम कहते हैं कि इलेक्शन ना हो। ठीक है, अवाम हमें अगर वोट मैक्सिमम ये होगा वोट नहीं देगी ना, किसी और जमात को दे देगी। हम तो कहते हैं जिस जमात को भी पाकिस्तान की अवाम वोट देती है उसका हक बनता है कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करे। जबरदस्ती वाला निज़ाम अभी नहीं चल सकता। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो जबरदस्ती वाला निज़ाम नहीं चलेगा। लिहाजा हम कहते हैं, तो मानते हैं कि हम 16 महीने हमने मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम किया, हम उनके लिए हमारा एहतराम है। पॉलिटिकल हमारे अपोनेंट अपनी जगह पे है, अपनी पॉलिसीज अपनी जगह पे हैं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो है वो सिलेक्शन का प्रोसेस ये पाकिस्तान की अवाम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप इलेक्शन करें, अगर आपको अवाम वोट नहीं करती है तो आप सब्र कर लें 5 साल, अगले 5 साल फिर आप उसके लिए ज्यादा मेहनत करें और वो करें। लेकिन आप सिलेक्शन के जरिए जो है, अगर आप एक शख्स को जितना आपने 5 साल उसके ऊपर नारे लगाए कि आप बैसाखियों पे आए हैं, आप कंधों पे आए हैं, आप सेलेक्ट होकर आए, आप इंस्टॉल होकर आए हैं, और वही प्रोसेस आपके लिए भी ठीक हो गया है, तो आप कहते हैं पूरा पाकिस्तान ठीक हो गया है। फिर वो बयान किधर गया कि हम जो है
चीजें ठीक करेंगे, तो आप तो चीजें नहीं ठीक करना चाहिए, आप अपनी बारी के इंतजार में थे। जिस वक्त ये माहौल बना है कि उनको इस्तकबाल किया जाए, वो जलसा कर सकें और कुछ उम्मीद हो चलिए कि शायद अब कुछ हो जाएगा, तब तो वो पाकिस्तान आए। आप कह रहे हैं कि 5 साल इंतजार करें, अभी तो फिलहाल उनकी तबीयत ठीक हुई है। सर आप से मैंने अब सवाल करना है, एक ब्रेक लेना है मुझे। कोई तीनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। 4 साल बाद साबिक वज़ीर आज़म और अदालत से सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं। आज उन्होंने तकरीर भी अपनी कर ली है, पहला खिताब जलसा भी कर लिया उन्होंने। सर एक तो ये तकरीर में बहुत सारे इसके सेगमेंट्स हैं ना, अगर इसको देखा जाए, थोड़ा सा उन्होंने मजहबी टच देने की भी कोशिश की है, दुरूद पाक की अहमियत के बारे में भी बात की है। कैसे लगा आपको वो सुनकर? अमल करेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि पूरी तकरीर में वो ये तो कह रहे थे कि मैं किसी के ऊपर टारगेट नहीं करना चाहता और इमरान खान साहब का नाम नहीं लेना चाहता, मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो जब वो जिस तरह से बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से, उन्होंने स्पेशली बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में ख़वातीन नाचती थीं, ये करती थीं। देखें, आप एक तरफ देखें तो 90% जो आवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, तो मतलब ये है कि पूरे मुल्क के अंदर जो लोग हैं या जो ख़वातीन हैं, तो वो आप अपनी माओ बहनों बेटियों को आप उससे तशबीह दे रहे हैं कि वो नाचती हैं, वो गाना करती हैं। बात यह है कि ये आप दूसरों को तो कहते हैं, दरस देते हैं, और ख़ुद जो है आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये कर रहे थे कि जी खान साहब जो हैं वो तस्बीह जो है वो जलसों में या हर जगह के ऊपर, हमने उन्हें देखा है, जेल के अंदर भी मौजूद है, वहाँ पर तो कोई कैमरे नहीं लगे हुए। मैं मिला हूँ उनके साथ जेल में, हर जगह पे वो तस्बीह उनके पास होती है और वो कलाम पढ़ते रहते हैं। तो क्या कलाम पढ़ना जो है वो भी, उसके ऊपर भी इन्होंने सियासत करनी है कि कोई बंदा इबादत करता है तो इबादत के ऊपर भी सियासत जो है इनके पास और कोई चीज़ नहीं बची, क्योंकि इनके पास अपने पास परफॉर्मेंस नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। हाँ, वैसे ये वाली जो ख़वातीन के हवाले से आपने बात की है ना, तो ख़वातीन का ताल्लुक वो चाहे PTI से हो, पीपल्स पार्टी से हो, PMLN से हो, ये तमाम पाकिस्तान की बेटियाँ हैं, और इतने बड़े कद के अगर लीडर्स हों तो फिर उनको इस चीज़ पर तो एटलीस्ट ख्याल रखना चाहिए कि आप कम अज़ कम ख़वातीन को ये इस तरह से आप सेगमेंटाइज ना कर दें कि वो वहाँ की ख़वातीन हैं, वो ये नाचती हैं, गाती हैं, रक्स करती हैं, और दूसरी ख़वातीन, ये थोड़ा सा अफसोसनाक पहलू था। सर आपकी क्योंकि खान साहब से मुलाकात होती है, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है? देखिए, वापसी के हवाले से उन्होंने हमेशा कहा कि ये जब भी आएगा ये डील करके आएगा, और लंदन प्लान का जो प्लान था वो यही था कि इमरान खान अंदर चला जाए, PTI को क्रैश कर दिया जाए, और बिल्कुल इसके लिए अकेले के लिए ग्राउंड बना दिया जाए, क्योंकि ये लाडला बन के आएगा। और आपने देखा कि कैसे ये लाडला बन के आया कि ग्राउंड ऐसा हो जिसमें फील्डिंग भी इनकी हो। हालिया मुलाकातों में बात हुई है आपकी? हर दफ़ा बात हुई है, जब भी इसके हवाले से बात हुई है, चाहे आप खान साहब का पैगाम देख लें, जेल में जब बात हुई तो उन्होंने हमेशा यही कहा। देखें, वो क्यों कह रहे थे, उन्हें पता था कि ये जो आज इसने एक तकरीर के अंदर कुछ ये बात की है कि मैं 23 साल जो है वो 23 साल में 15 साल जो है वो मैं बाहर रहा हूँ, और अगर मुझे 23 साल दे दिए जाते तो मैं जो है बड़ा मुल्क को तब्दील कर देता। और ये 3 अदवार में इनके पास क्या परफॉर्मेंस है, आज मुल्क किस न्याय पे इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत है, उसके अंदर इकॉनमी देखें कि आप 6 पॉइंट प्लस जो है जाए, और इनकी जब PDM की हुकूमत आई है माइनस के ऊपर वो इकॉनमी चली गई है। परफॉर्मेंस इनकी क्या? परफॉर्मेंस इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं। इन्होंने सिर्फ अपने केस ख़त्म कराने थे, इसलिए 16 महीनों में इन्होंने हुकूमत की, और पूरा प्लान ही इसके पीछे ये था कि ये जो है जब केसेस ख़त्म होंगे ये आएगा, फिर आके बादशाह करेगा और फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि बुज़दिल आदमी है ना। एक आप तरफ देख रहे हैं कि एक डीलर और एक लीडर, उसमें एक फ़र्क आपको वाज़े नज़र आएगा। डीलर किस तरह डील करके आ रहा है और लीडर को किस तरह जेल में, पर वो जेल में क्यों है? आवाम की जंग। फिरदौस साहबा, ये वाली जो बात अभी मैं और प्रजोदा साहब कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से, जो मियाँ साहब ने बात की है कि हमारे जलसों में ख़वातीन किस तरह से आती हैं और PTI के जलसों में ख़वातीन क्या करती रही हैं आकर, तो बहैसियत खातून, क्योंकि इससे पहले भी मरियम नवाज साहिबा हों या दीगर ख़वातीन हों, उनके बारे में कि पाकिस्तान की सारी बेटियाँ पाकिस्तान की बेटियाँ हैं, कोई भी उसमें उसके ऊपर किसी के ऊपर टैग तो नहीं लगा हुआ कि ये PMLN की बेटी है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेटी है और ये किसी और जमात की बेटी है। तो ख़वातीन के हवाले से इस तरह के रिमार्क्स देना एक बड़े सियासी लीडर की तरफ से, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए किरण, बेसिकली जो आज सारा दिन उनके अपने पार्टी के स्टेज पे उनकी बेटी और उनकी पार्टी की दीगर जो ख़वातीन थी, उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे स्टेज पे अपनी मौजूदगी में अपने अपने पार्टी के मौक़िफ़ और राय का इजहार किया,
तो कोई मुखालिफ ये तो नहीं कह रहा कि वो स्टेज पे क्या मॉडलिंग सारा दिन करती रही। और वो हमें पता है कि जब कोई सियासी कारकुन जो है किसी सियासी जलसे में जाता है तो अल्टीमेटली वो अपनी पार्टी के लिए वो बेस्ट विशेस और उसको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जोड़ के वो बयानियां भी लेके जाता है। और उनके स्टेचर का बंदा जो कौमी पॉलिसी देने वाला है या कौमी इश्यूज को वे फॉरवर्ड के तौर पे आगे बढ़ाने वाला 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जो है, उनके मुंह से कौम की बेटियों के लिए इस तरह के अल्फाज जो है वो नामुनासिब है। देखना ये है कि उनके दाईं तरफ अपनी बेटी खड़ी थी और उनके सामने बहुत सारी दूसरी बेटियां भी जो उनकी जमात की थी वो बैठी हुई थी। तो इससे जो है वो एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है और माइंडसेट जो है वो इंडिकेट करता है कि आप अल्टीमेटली इस पाकिस्तान के अंदर आज तक वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद वुमेन एम्पावरमेंट और 52% हमारी जो वुमेन स्ट्रेंथ है उसको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, लीगली या सोशली क्यों एम्पावर नहीं कर पाए? आप दोनों के लिए सवाल है, पहले जरा आप इस पर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसका रिस्पॉन्ड लूंगी फैसल साहब से। ये मुझे बताइएगा, मियां साहब के ऊपर अमूमन इल्ज़ाम लगता रहा है भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से। आज भी जब वो आए, जब उन्होंने बात की है तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने पड़ोसी से लड़कर और बाकी सारे मुल्कों से मिलकर रहें, तो हमें अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ना होगा, हमें टेक्निक के साथ आगे बढ़ना होगा। ये कैसे मुमकिन है? जो 5 अगस्त का वाकया है, जो कश्मीर का हक़ खुद इरादियत है, उसको वापस लिए बगैर ये कैसे मुमकिन है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, जो मियां साहब बात कर रहे हैं? सबसे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि सारी तकरीर में मैं तो ये ढूंढती रही कि वो अपनी तकरीर का आगाज जो है वो फलस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के साथ करेंगे। झंडा दिया था मरियम ने हाथ में। उन्होंने वो अल्फाज जो कौम तोक्को करती है कि वो जख्म जो इस वक्त हमारे मुसलमानों के जिस्म से बहते हुए खून के साथ मीडिया दिखा रहा है और बहुत सारी चीजें मीडिया नहीं दिखा रहा, तो उनको उन फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट वेरी वेल नरेटेड एक पॉलिसी जो है उसका फुकदान रहा उनकी तकरीर के अंदर। दूसरी बात जो ये वो कहते हैं कि भाई अमन होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये इससे कोई इनकार ही नहीं। लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ आवर नेशनल सॉवरेनिटी और हमारी कौमी सलामती को दाव पे लगा के ये हमारी जो जफ्फियां वो नहीं होनी चाहिए। हमारी कौम की जो इस वक्त बिल्कुल आपका कमेंट आ गया, मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है। फैसल साहब जरा इस पर कमेंट कीजिएगा सर, कैसे मुमकिन है जब तक कश्मीर वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं, जो मियां साहब बात कर रहे हैं? देखिए, इंडिया के साथ हमारा जो मेन इशू है, आज जब उनको याद दिलाया गया कि आप फ़लस्तीन के इशू पे भी बात करें और झंडा दिया गया, तो उस पर जो है देखें बिल्कुल हमारा जो इशू जो इस वक्त जो है कश्मीर का इशू जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। इंडिया के साथ उस वक्त तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये चीज़ें जो उन्होंने बात की इसके हवाले से, कश्मीर के हवाले से, तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल इंडिया के हवाले से जो बात की कि हम उसके साथ समझौता करें। देखिए, समझौता या बातचीत उस वक्त तक नहीं हो सकती। माजी भी इन्होंने कोशिश की थी, आपने देखा होगा जब इनकी हुकूमत थी, इन्होंने उस वक्त भी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी उनको बड़ा साथ हुआ। लेकिन हमारी इंडिया जब तक ये वाला मामला सॉर्ट आउट ना हो जाए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जी अब सर शॉर्ट कमेंट कीजिएगा जरा। बहुत सी चीजें हैं जिसको अभी इन्होंने अभी बहुत सी मंजिलें तय करनी है। अभी देखते हैं, अभी तो अदालत ने भी फैसला करना है। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब आ गया, आपको पॉइंट आ गया। जी, मैं ये समझता हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात, उस वक्त इन्होंने ही जो है बाकायदा तौर पर 2018 में पाकिस्तानी इदारों का के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था कि मुंबई हमलों में ये इन्वॉल्व हैं। तो ये जो आज बड़ा पोलाइट और बड़ा कह रहे हैं कि हम सब के साथ बैठना चाहते हैं, ये देखते हैं जिस वक्त इनके बुरे हालात हों, जब इनको पता हो कि अब मजबूरी है, तो उस वक्त ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो इनके ऊपर वक्त जो है वो अच्छा आता है तो ये फिर आंखें दिखाते हैं। और इसी वजह से तीनों द्वार में इन्होंने क्या कश्मीर के ऊपर बात की है, आज तक कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जो इन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में स्ट्रॉन्ग दी हो। जैसे इमरान खान देता है कि हम कभी भी स्टेट को नहीं मानते और
उनकी अमदाद के लिए इन्हें जाना चाहिए था, बजाय ये कि यहाँ पर आकर अपनी सियासत और अपने केसेस क्लियर करवाएं, नैब और दूसरे तीसरे। कोई इन्होंने कश्मीर के ऊपर किया है आज तक इन्होंने क्या किया है? बिल्कुल, तो और ज्यादा तो आपको मजीद पता चल गया होगा कि किस तरह। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ। नाज़रीन, नवाज शरीफ खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करके 4 साल बाद वापस पहुंचे हैं, लेकिन रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ की ये जो सियासी दास्तान है ये पहला चैप्टर नहीं है। उनका सियासी करियर उतार चढ़ाव से इबारत है। कभी उन्हें जबरी जिला वतन किया गया तो कभी उन्होंने खुद ही मुल्क से दूरी इख्तियार की है। मुल्क की सियासत में जिला वतनी की इस सियासी कहानी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो का भी रहा है। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी वालिदा के ज़ेर सरपरस्ती अमली सियासत का आगाज़ किया। इस दौरान उन्हें नज़रबंदी और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। फिर जनवरी 1984 में ज़ियाउल हक की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान ने 3 साल बाद उन्हें रिहा किया, जिसके बाद वो बैरून मुल्क चली गईं। फिर जब दिसंबर 1985 में जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ के ख़ात्मे का ऐलान किया तो बेनज़ीर भुट्टो ने वतन वापसी का फ़ैसला किया और 10 अप्रैल 1986 को जब बेनज़ीर भुट्टो 3 साल जिला वतनी ख़त्म करके वापस पहुंची तो लाहौर में उनका शानदार और तारीख़ी इस्तक़बाल किया गया, जिसमें लाखों अफराद शरीक हुए। तारीख़ के औराक़ में उस मौके के ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक सर ही सर थे और उस वक्त अवाम के जज्बात के इस तूफ़ान को आदाद शुमार में बयान करना बड़ा मुश्किल था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनी, लेकिन दोनों मरतबा उनको मुद्दत मुकम्मल न करने दी गई और दूसरी मरतबा हुकूमत के खात्मे के बाद मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो ने 1999 में जिला वतनी इख्तियार कर ली। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की पहली जिला वतनी सन 2000 में हुई, जब अक्टूबर 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नून लीग की हुकूमत का तख्ता उलट कर उन्हें पाबंद सलासल कर दिया। फिर अप्रैल 2000 में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने नवाज शरीफ को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा अगवा करने और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उस वक्त इस सज़ा को नवाज शरीफ के सियासी करियर का खात्मा करार दिया जा रहा था, लेकिन मौसम बदलने के साथ ही हवाओं का रुख भी बदला और सज़ा के 8 महीने बाद यानी 10 दिसंबर 2000 को ये इत्तलात सामने आई कि नवाज शरीफ अपने ख़ानदान के अफराद के साथ सऊदी अरब रवाना हो गए। नवाज शरीफ की यूं रातों रात जद्दा रवानगी पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए। कहा गया कि उस वक्त के जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी। साथ ही उस वक्त के सदर रफ़ीक तारड़, जिनका नून लीग से गहरा ताल्लुक था, उनकी तरफ से बयान आया कि नवाज शरीफ की सज़ा की माफ़ी की दरख्वास्त उन्होंने मंजूर की थी। लेकिन कुछ अरसे बाद शाही ख़ानदान की सालिसी में एक मुआहदे के तहत मियाँ नवाज शरीफ के जद्दा जाने की खबर आई। इस मुआहदे के तहत नवाज शरीफ ने 10 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न लेने का वादा किया था। यूँ नवाज शरीफ पाकिस्तानी तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म बने जिन्हें मुआहदे के तहत जिला वतन किया गया। लेकिन मियाँ साहब की अहलिया कुलसूम नवाज इस जिला वतनी को जबरी जिला वतनी करार देती रही। शिकार हुई। नवाज शरीफ के कई पुराने साथी नून लीग छोड़ गए। 2007 में मुल्क को 8 साल तक बिला शराकत गैर चलाने वाले परवेज़ मुशर्रफ की गिरफ्त इक़्तिदार पर कमज़ोर पड़ने लगी और कौमी और सूबाई असम्बली इलेक्शन भी करीब आ रहे थे। उस दौरान 23 अगस्त 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, जिसके बाद 10 सितंबर को नवाज शरीफ ने मुल्क वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन इस दौरान उस 10 साला मुआहदे का शोर फिर से सियासी माहौल में गूंजने लगा और उस शोर के दौरान जो सबसे बड़ा ड्रामाई मोड़ था वो उस वक्त आया कि जब 8 सितंबर को उस वक्त के सऊदी इंटेलिजेंस चीफ मकरन बिन अब्दुल अजीज़ और साबिक लबनानी वज़ीर आज़म रफ़ीक हरीरी के बेटे साद हरीरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुआहदे की कॉपी दिखा दी, जिसके तहत नवाज शरीफ ने सन 2000 में 10 साल तक सियासत से दूर रहने का वादा किया था। उस वक्त ये खबरें भी आईं कि गैर मुल्की रहनुमाओं ने नवाज शरीफ पर वतन वापसी और सियासत से दूर रहने के लिए जोर दिया, लेकिन नवाज शरीफ किसी भी दबाव और मुआहदे को खातिर में लाए बगैर 10 सितंबर 2007 को इस्लामाबाद के लिए चल पड़े। लेकिन 7 साल जिला वतनी ख़त्म करने की नवाज शरीफ की ये कोशिश नाकाम रही। वो पाकिस्तान तो पहुँचे लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सके और चंद घंटे बाद उन्हें सऊदी अरब डिपोर्ट कर दिया गया। उस दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट सील कर दिया गया था। मीडिया में नून लीग के कारकुनान के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन में 4000 के करीब अफराद की गिरफ्तारी की खबरें भी आईं। फिर 1 माह बाद ही सियासी हवाओं का रुख फिर से बदला और उस वक्त सदर परवेज़ मुशर्रफ ने एनआरओ जारी किया, जिसके तहत 1986 से 1999 तक अक्टूबर तक सियासी बुनियादों पर दायर किए गए मुकदमात ख़त्म कर दिए।
तब्दीली के इस मौके का फ़ायदा जलावतन क़यादत ने उठाया। बेनज़ीर भुट्टो 8 साल के खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान पहुंची। मासी के बरक्स बेनज़ीर की इस मरतबा मंजिल लाहौर के बजाय कराची थी, लेकिन उनके वोटर्स और सपोर्टर्स का जोश और जज्बा माजी जैसा ही था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2.5 लाख से ज़ायद अफराद ने उनका सड़कों पर इस्तकबाल किया था, लेकिन इस मरतबा कारसाज के मकाम पर उनके इस्तकबाली जुलूस पर धमाकों में सैकड़ों अफराद जा भाग और ज़ख्मी हुए थे। उसी दौरान नवाज शरीफ ने भी 2 माह में वतन वापसी की दूसरी कोशिश की और 25 नवंबर को वो वतन वापस पहुंचने में कामयाब रहे। नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे तो 8 जनवरी 2008 को इलेक्शन का ऐलान हो चुका था। नवाज शरीफ की वापसी पर इस मरतबा बदला हुआ पाकिस्तान था। इस मरतबा न तो वो गिरफ्तार हुए, बल्कि नून लीग के हज़ारों पुरजोश हामी भी एयरपोर्ट पहुंच गए और नवाज शरीफ को कांधों पर उठा लिया गया। मुल्क वापस आमद के साथ ही नवाज शरीफ ने जुलूस के साथ दाता दरबार पर हाजिरी दी। नवाज शरीफ की चौथी जिलावतनी 2017 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पैनमा केस में सजा के बाद वजारत उज़्मा के खात्मे के साथ हुई। जुलाई 2017 में पैनमा केस में नाअहली के बाद नवाज शरीफ लंदन चले गए, जहां उनकी अहलिया कुलसूम नवाज का कैंसर का इलाज चल रहा था। फिर अगले साल आम इंतखाबात से 3 हफ्ते पहले 5 जुलाई 2018 को अदालत ने नवाज शरीफ को बदउनवानी के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन उसके बावजूद 13 जुलाई को नवाज शरीफ लंदन से वापस पाकिस्तान आ गए। इस मरतबा मरियम नवाज भी उनके हमरा थीं। सितंबर 2007 की तरह इस मरतबा भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद ने नवाज शरीफ के तैयारी को घेरे में लेकर उन्हें उस वक्त की पंजाब हुकूमत के जहाज में सवार करवाकर अडियाला। इस मौके पर नून लीग की पाकिस्तान में मौजूद खास तौर पर उनके भाई शहबाज शरीफ पर बड़ी तनकीद होती रही कि वो भी अपने भाई के इस्तकबाल के लिए न तो कारकुनान को मुतहर्रिक कर सके और ख़ुद भी वहाँ नहीं पहुँच सके। मियां नवाज शरीफ की चौथी जिलावतनी 4 साल बाद नवंबर 2019 को हुई, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 4 हफ्तों के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी, जहां से आज वो 4 साल बाद खुद साख्ता जिलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस पहुँचे। लेकिन इस बार भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से आवाम को घरों से निकलने के लिए मुख्तलिफ पेशकश सामने आई हैं। बहरहाल मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का पावर शो अच्छा रहा, कामयाब रहा। लेट्स सी आगे क्या करते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाअल्लाह कल नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।